अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं मोहम्मद यूसुफ़ यूट्यूब चैनल और मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ़। आज की हमारी इस नशिस्त का मौजू है 7 ट्रेडिशंस ऑफ कम्युनिकेशन थ्योरी। ये 7 ट्रेडिशंस ऑफ कम्युनिकेशन थ्योरी का लेक्चर नंबर 2 है और कम्युनिकेशन थ्योरीज़ पे ये लेक्चर नंबर 5 है। आज हम 7 ट्रेडिशंस में से जिस मौजू पे बात करेंगे उसका नाम है रिटोरिकल ट्रेडिशन। तो लेक्चर को शुरू करते हैं जी। The rhetorical tradition is one of the 7 traditions of communication theory proposed by Robert D. Craig. It views communication as the practical art of discourse and persuasion. Craig 1999, Craig and Muller 2007. बुनियादी तौर पे जो कम्युनिकेशन थ्योरी को स्टडी करने के लिए क्रेग ने 1999 में 7 ट्रेडिशन सजेस्ट की थी। उनमें से रिटोरिकल ट्रेडिशन जो है वो पहली ट्रेडिशन है और ये ट्रेडिशन बुनियादी तौर पे बात करती है कि किस तरह हम इबलाग को या कम्युनिकेशन को एज ए आर्ट यूज़ करते हैं टू परसुएड द पीपल। तो आज ये 7 ट्रेडिशंस का पहला लेक्चर है और हम कोशिश करेंगे इस लेक्चर में आज आपको बताएं कि बुनियादी तौर पे रिटोरिकल ट्रेडिशन क्या है और इस ट्रेडिशन के अंदर कितनी थेरीज जो हैं वो शामिल हैं। इससे पहले हम कम्युनिकेशन स्टडी को डिकोड करने के लिए, कम्युनिकेशन थेरीज को पढ़ने के लिए एक अप्रोच पहले भी पढ़ चुके हैं और उसका नाम है प्रोसेस अप्रोच ऑफ कम्युनिकेशन विच वाज प्रपोज्ड बाय लेट डैनिस मैकवेल। तो आज हम दूसरी जो पर्सपेक्टिव है, दूसरा जो लेंस है, दूसरी जो अप्रोच है वो हम शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है 7 ट्रेडिशंस ऑफ कम्युनिकेशन थ्योरी। और बुनियादी तौर पे इसके अंदर 7 ट्रेडिशंस हैं जो हम पढ़ेंगे। आज पहली ट्रेडिशन है इस सिलसिले में। तो आज कोशिश मैं करूँगा कि इसके अंदर मैं वजाहत करूँ कि रिटोरिकल ट्रेडिशन जो है ये क्या होती है और इसके अंदर कौन कौन सी थेरीज़ हैं, ताकि आप कम्युनिकेशन थेरीज़ को जैसा कि हमने पहले भी पिछले लेक्चर्स में बात की है कि जेम्स एंडरसन के मुताबिक कम्युनिकेशन थेरीज़ की तादाद जो है वो 248 है। और अगर हम लिटिल जॉन की बात करें, उसकी जो बुक है इंसाइक्लोपीडिया ऑफ कम्युनिकेशन थेरी, तो उसके में तकरीबन कुछ 300 एंटिटीज़ हैं। तो चाहे हम 248 की बात करें या 300 की बात करें, अगर हम थेरीज़ को अलग अलग पढ़ेंगे तो दैट्स वेरी टफ। तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस कम्युनिकेशन थेरीज़ के कोर्स के अंदर हम कम्युनिकेशन को सिस्टमेटिकली एंड थ्योरेटिकल अप्रोचेस से पढ़ें ताकि सारी कम्युनिकेशन थेरीज़ को डिवाइड करना आसान हो जाए। तो ये कोर्स इस सिलसिले की एक कड़ी है और आज की ये रिटोरिकल ट्रेडिशन के अंदर आप देखेंगे कि मैं पहले इस ट्रेडिशन की वजाहत करूँगा, इसको डिफ़ाइन करूँगा और फिर मैं बताऊँगा कि इसके अंदर कितनी थेरीज शामिल है। तो इस पूरी जो लेक्चर्स इस पे 7 बनाएंगे ट्रेडिशंस के ऊपर, और जितने लेक्चर्स कम्युनिकेशन थेरीज़ के ऊपर मैं बनाऊँगा मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको बता सकूँ कि ये सारी की सारी जो कम्युनिकेशन थेरीज़ हैं इनको थ्योरेटिकली किस तरह हम डिवाइड कर सकते हैं इन ट्रेडिशंस और इन पैराडाइम्स, तो और फिर उनको स्टडी कैसे कर सकते हैं। सो हम कंटिन्यू करते हैं जी। इन दिस ट्रेडिशन कम्युनिकेशन इज़ नॉट मेरली द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ये जो रिटोरिकल ट्रेडिशन है ये सिर्फ इंफॉर्मेशन के एक्सचेंज नहीं है जैसे हम जो है वो SMCR मॉडल में पढ़ते हैं। रादर इट एम्फसाइजेस हाउ कम्युनिकेशंस आर स्ट्रेटेजिकली कंस्ट्रक्टेड, यानी हाउ कम्युनिकेशन मैसेजेस ना आर स्ट्रेटेजिकली कंस्ट्रक्टेड टू शेप। इसमें हमारा फोकस ये होता है कि कम्युनिकेशन के जो मैसेजेस हैं वो किस तरह बनाए जाते हैं और इरादतन बनाए जाते हैं, स्ट्रेटेजिकली शेप करने के लिए। और उसके अंदर मैंने पर लिखा है मीनिंग्स को, गाइड पब्लिक ओपिनियन को, इन्फ्लुएंस बिलीव्स को, एटीट्यूड्स को एंड एक्शंस को। तो बुनियादी तौर पे इसमें इबलाग जो है वो एक आर्ट के तौर पे यूज़ होता है कि किस तरह हम लोगों को परसुएड कर सकते हैं। इन सिंपलर टर्म्स द सेंट्रल फोकस ऑफ रिटोरिकल ट्रेडिशन इज़ परसुएशन, द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर्स थ्रू कम्युनिकेशन। तो इस ट्रेडिशन के अंदर जो बुनियादी पर्पस होता है, मकसद होता है, जो हार्ट है इस ट्रेडिशन का, वो है कि किस तरह लोगों को परसुएड किया जाए। ठीक हो गया जी। तो यहाँ तक मेरे ख्याल में इसकी आपको डेफिनेशन का आइडिया हो गया होगा। अब इसको हम आगे लेके चलते हैं। इसके एप्लीकेशंस क्या हैं जी। रिटोरिकल ट्रेडिशन जो है
द रिटोरिकल ट्रेडिशन इज़ वाइडली यूज्ड इन पॉलिटिकल स्पीचेस एंड कैंपेन्स। पॉलिटिशियंस यूज़ करते हैं स्पीचेस के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर, इलेक्शंस के अंदर। वो डिस्कोर्स को डेवलप करते हैं ताकि लोगों को परसुएड किया जा सके कि वो उनको वोट करें या उनके इनिशिएटिव्स जो हैं उनको सपोर्ट करें या जो उनके मैनिफेस्टोज़ हैं उनको सपोर्ट करें। मीडिया फ्रेमिंग एंड डिस्कोर्स, मीडिया जो है वो डिफरेंट फ्रेम यूज़ करता है, डिस्कोर्सेस बनाता है टू फर्दर और एडवांस सर्टन नैरेटिव्स। एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग इसके ऊपर बेस करती हैं, क्योंकि एडवर्टाइज़र्स भी लोगों को परसुएड करते होते हैं और मार्केटर्स भी लोगों को परसुएड करते हैं। पब्लिक रिलेशंस, जिसके लिए आप पब्लिक रिलेशनिंग करते हैं उस इंडिविजुअल का या ऑर्गेनाइजेशन का या मुल्क का डेफिनेटली आप इमेज बेहतर करना चाहते हैं तो एक्चुअली यू आर परसुएडिंग। एंड क्राइसिस कम्युनिकेशन के अंदर भी लोगों को आप परसुएड करते हैं कि जो नैरेटिव आप उनको सेल कर रहे हैं, जो बात आप उनको बता रहे हैं, दैट इज़ द करेक्ट टू मैनेज द क्राइसिस। सो इन ऑल दीज केसेस आप देखें कि रिटोरिकल ट्रेडिशन जो है वो परसुएड करने के लिए यूज़ हो रही है। इट हेल्प्स एनालाइज हाउ मैसेजेस आर कंस्ट्रक्टेड टू परसुएड द ऑडियंस। सो बुनियादी तौर पे यहाँ मैसेजेस की कंस्ट्रक्शन जो है उसके पीछे जो फिलॉसफी यूज़ होती है वो ये होती है कि लोगों को परसुएड कैसे करना है। देन हम इसकी स्ट्रेंथ की बात कर लेते हैं। रिटोरिकल ट्रेडिशन जो है इट एम्फिसाइजेस प्रैक्टिकल कम्युनिकेशन स्किल्स कि आप कितनी आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स हैं कि आप लोगों को परसुएड कर सकें। यूजफुल एनालाइजिंग परसुएशन एंड डिस्कोर्सेज, सो यू कैन अगेन जो आप परसुएशन की टेक्निक्स यूज़ करते हैं उनको आप एनालाइज कर सकते हैं कि कितने वो इफेक्टिव है, और उन डिस्कोर्सेज को भी एप्लीकेबल अक्रॉस मीडिया, पॉलिटिक्स एंड कल्चर। तो मीडिया में भी यूज़ होती है, पॉलिटिक्स में, कल्चर में, इन एवरी फील्ड जो रिटोरिकल ट्रेडिशन है वो यूज़ होती है। अब इसकी थोड़ी सी क्रिटिसिज्म जो इस पर है और ये इसकी वीकनेस है उस पर बात कर लेते हैं जी। में प्रायोरिटाइज परसुएशन ओवर ट्रुथ, तो इसमें हमारा फोकस सच नहीं होता, ये बड़ा इंपॉर्टेंट इस पर क्रिटिसिज्म है। हम जो भी रेटोरिक यूज़ करते हैं, आप देखें रिटोरिक अगर हम देखें तो हम बड़ा नेगेटिव वर्ड यूज़ होता है कि दिस इज़ ऑल रिटोरिक, देयर इज़ नो ट्रुथ और देयर इज़ नो एक्शन। तो रिटोरिक का मतलब होता है कि सिर्फ बातें ही हैं, इसमें कोई हकीकत नहीं है। तो इस सेंस से आप देखें तो हमारा ये फोकस नहीं होता है, इस जो ट्रेडिशन है लोगों का ये फोकस नहीं होता कि जो बात की जा रही है वो कितनी सच है, वो कितनी हकायक पे मबनी है। फोकस सिर्फ ये होता है कि जो बात की जा रही है क्या उससे लोगों को परसुएड किया जा रहा है कि नहीं। सो दिस इज़ वन ऑफ द क्रिटिसिज्म ऑन इट। द सेकंड इज़ कि कैन बी यूज फॉर मैनिपुलेशन, तो लोगों को मैनिपुलेट किया जाता है, उनकी राय को मैनिपुलेट किया जाता है, उनके बिहेवियर्स को, उनके एटीट्यूड्स को। तो बुनियादी तौर पे मैनिपुलेटिव एलिमेंट जो है इसके अंदर ज़्यादा होता है। लेस फोकस ऑन ऑडियंस इंटरप्रिटेशन कंपेयर टू कल्चरल थेरीज, तो इसमें हम जो ऑडियंस स्ट्रेंथ होती है कि वो मीडियम को किस मैसेजेस को किस तरह डिकोड कर सकते हैं वो बहुत कम होता है। इसमें सिर्फ जो हम मैसेज बनाते हैं वो किस तरह लोगों पे असरअंदाज होते हैं और उनको परसुएड करते हैं, फोकस सिर्फ ये है। दूसरा फोकस नहीं है कि लोग उन मैसेजेस को डिकोड कैसे करते हैं। एंड देन वी मूव फॉरवर्ड। अब हम इनलिस्ट करते हैं थेरीज को कि इस रिटोरिकल जो ट्रेडिशन है इसके अंदर कितनी थेरीज हैं। तो मैंने इसके अंदर जो 17 थेरीज है, एक तो ये बात मैं आपको बता देता हूँ, उन 17 थेरीज को मैंने 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया है। उसके अंदर जो पहली है वो क्लासिकल रिटोरिकल थेरीज हैं, तो इसको ज़रा देख लेते हैं। पहली इसमें जो है, और ये एंशियंट ग्रीक से शुरू होती है, ये सबसे ओल्ड थेरीज हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड द क्लासिकल थेरीज। तो अरिस्टोटल्स रिटोरिक इट फोकसेस ऑन परसुएशन थ्रू एथोस, पैथोस एंड लेगोस, अरिस्टोटल 2007। ये देखें जो एथोस है इसको क्रेडिबिलिटी कहते हैं, पैथोस को फीलिंग्स और इमोशंस कहते हैं, लेगोस को रीज़न कहते हैं। तो इन जो टर्म्स हैं और इन जो थेरीज हैं इन पे डिटेल से हम बाद में बात करेंगे, मैं यह इनको इनलिस्ट करना चाहूँगा। तो ये बुनियादी तौर पे किस तरह हम जो स्पीकर बात कर रहे हैं उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है। द मोर क्रेडिबल द स्पीकर इज़ द मोर persuasive the messages are, इसी तरह the more emotional appeals are in the messages, the more persuasive the messages, and the more logical the messages are, the more persuasive the messages are. Then solipsist rhetoric है, it emphasizes relativism, argumentation and persuasive language. बुनियादी तौर पे solipsist ये कहते हैं कि बाज़ वक़्त हम अपनी कैफियत खुद भी अंडरस्टैंड नहीं कर पाते,
तो ये हम कैसे कर सकते हैं कि दूसरे जो हैं हम उनको इन्फ्लुएंस कर सकें। तो ये हम आगे जाके फिर जब वजाहत से पढ़ेंगे तो दैन वी विल बी टॉकिंग अबाउट दीज थेरीज इन डिटेल। दैन प्लेटोनिक क्रिटिक ऑफ रिटोरिक, इट क्रिटिक्स रिटोरिक फॉर पोटेंशियली मैनिपुलेटिंग ट्रूथ। तो मैंने आपको बताया कि जो ये थेरीज होती हैं बुनियादी तौर पे इनका फोकस परसुएशन होता है, सच नहीं होता। तो ये क्रिटिक है, जो प्लेटोनिक है ये क्रिटिक है रिटोरिक पे कि इसके अंदर सच नहीं होता, ज़्यादातर ये मैनिपुलेटिव इन नेचर होती है। एंड देन दिस द फोर्थ वन, इट इंट्रोड्यूसेस द 5 कैनन्स ऑफ रिटोरिक, invention, argument, style, memory, delivery. So how these styles are used to persuade the other people. So these are the 4 theories जिनको हम classical rhetorical theories कहते हैं। देन वी मूव फॉरवर्ड और हम बात करते हैं कि मॉडर्न रिटोरिकल जो थेरीज हैं उनके अंदर कितनी थेरीज शामिल हैं। इनके अंदर 5 थेरीज शामिल हैं। इनको हम शुरू करते हैं जी। ड्रामाटिज्म है जी, सबसे जो मशहूर थेरी है वो ये 2 है, ड्रामाटिज्म एंड नैरेटिव पैराडाइम। सो ड्रामाटिज्म इट व्यूज कम्युनिकेशन एज ए सिंबॉलिक एक्शन एंड ड्रामा। केंथ ब्रूक बुनियादी तौर पे जो ड्रामाटिज्म थेरी है ये बात करती है कि कम्युनिकेशन किस तरह अलामती एक्शन के तौर पे और ड्रामा के तौर पे यूज़ होती है, और इसमें ह्यूमन जो हैं जो परसुएशन करते हैं उनको एज ए एक्टर्स यूज़ किया जाता है, किस तरह वो एक्ट्स परफॉर्म करते हैं। एंड फिर इसके अंदर वेरी इंपॉर्टेंट नैरेटिव पैराडाइम है, ये नैरेटिव थेरी है। इट क्लेम्स दैट ह्यूमंस आर स्टोरी टेलर्स, परसुएशन डिपेंड्स ऑन नैरेटिव कोहेरेंस एंड फेटालिटी। तो ये बुनियादी तौर पे कहती है कि जो इंसान है, हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, वी आर स्टोरी टेलर्स, वी टेल स्टोरीज एंड वी लिव आवर लाइव्स इन स्टोरीज। सो वी आर क्रिएटिंग स्टोरीज एंड वी आर टेलिंग स्टोरी थ्रू आउट आवर लाइव्स। और फिर परसुएशन डिपेंड करती है कि नैरेटिव कोहेरेंस क्या है, जो नैरेटिव बनाया जाता है वो उसके आपस में कितनी उसके अंदर हम आंगी है, और फिर हाउ मच इट इज़ मेकिंग सेंस। नैरेटिव फेटेलिटी का मतलब है कि वो कितना सेंस बना रहा है। द मोर सेंस इट इज़ मेकिंग द मोर परसुएसिव इट विल बी इन नेचर। देन रिटोरिकल सिचुएशन थ्योरी है। इट क्लेम्स दैट कम्युनिकेशन अराइजेज इन रिस्पॉन्स टू एक्सजीनियस ऑडियंस एंड कॉन्स्ट्रेंट्स। बुनियादी तौर पे इसको प्रॉब्लम कहते हैं। सो ये थेरी बात करती है कि प्रॉब्लम होगा, फिर ऑडियंस होगी और फिर कॉन्स्टेंट्स होंगे। सो इट्स अ सिचुएशनल डिपेंडेंट थेरी। देन these 2 more theories of modern rhetoric. 8th one is identification theory. Persuasion occurs through shared identity between speaker and audience, and the more audience share themselves and have shared characteristics with the speaker, then the more persuasive the messages will be which are flowing from the speaker. सो आइडेंटिफिकेशन थेरी इज़ इम्पोर्टेंट कि जब तक आइडेंटिटी जो है वो शेयर नहीं होती बिटवीन द स्पीकर एंड द ऑडियंस तो मैसेज इतने ज़्यादा परसुएसिव नहीं होंगे। और इसमें जो मॉडर्न रेटरिकल ट्रेडिशन है इसके अंदर जो आखिरी थेरी है वो फैंटेसी थीम एनालिसिस है। शेयर्ड नैरेटिव्स क्रिएट रिटोरिकल विजन्स विद इन ग्रुप्स। सो इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो जब थीम्स जो हैं उनके अंदर जो नैरेटिव बनाए जाते हैं उनके अंदर विदर ग्रुप और आउट ग्रुप जो है वो नैरेटिव क्रिएट होते हैं, विजन्स क्रिएट होती हैं, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं। और हम अक्सर देखते हैं कि इन ग्रुप्स हम ज़्यादा लोगों को लाइक करते हैं जबकि आउट ग्रुप्स हमारा बिहेवियर और एटीट्यूड डिफरेंट होता है। सो फैंटेसी थीम एनालिसिस जो है वो इस पे बात करता है। एंड नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट ट्रेडिशन, एंड दिस ट्रेडिशन इज़ सी कैटेगरी। इसको हम कहते हैं रिटोरिकल क्रिटिकल अप्रोचेस, और इसके अंदर जितनी भी थेरीज हैं वो बुनियादी तौर पर क्रिटिकल पैराडाइम से अपनी इंस्पायरेशंस लेती हैं, जिसमें हम क्रिटिक करते हैं पावर के अंदर, आइडियालॉजी के अंदर और मीडिया डिस्कोर्सेस के अंदर। इसमें बुनियादी तौर पे जो है वो 8 थेरीज हैं। तो वैसे ये टोटल यहाँ से 10th बनेगी क्योंकि 9 हम पीछे पढ़ चुके हैं। 4 जो थी वो क्लासिकल थी, 5 जो थी वो मॉडर्न थी, और यहाँ से अब जो है वो क्रिटिसिज्म इन अप्रोचेस पे रिटोरिक क्रिटिसिज्म या क्रिटिकल अप्रोचेस शुरू होती हैं। नंबर 1 इज़, और टोटल ये नंबर 10 बन जाएगी और इसकी नंबर 1 बनेगी। सो 10 हम रखते हैं ताकि कोहेरेंस रहेगी। नियो अरिस्टोटेलियन क्रिटिसिज्म, इट एनालाइजेज स्पीचेस बेस्ड ऑन क्लासिक अपील्स। सो जो क्लासिक अपील्स हम यूज़ करते हैं जिसमें हमने एथोस पढ़ा, पैथोस पढ़ा, लेगोस पढ़ा पहली के अंदर, उनकी ये क्रिटिसिज्म है, उसको ये एनालाइसिस करती है, क्रिटिसाइज़ करती है और उसका एनालिसिस करती है कि किस तरह वो अपील्स जो हैं वो इफेक्टिव भी हैं कि नहीं है।
एंड देन जो थ्योरी नंबर 11 है वो जेनेरिक क्रिटिसिज्म है. दिस थ्योरी एनालाइजेज रिटोरिक मैसेजेस बेस्ड ऑन रीअकरिंग जॉनरेज, यानी बार बार जो जॉनरेज हैं जब वो नैरेटिव्स के अंदर आते हैं, रेट्रिक के अंदर आते हैं, तो उनका क्या इफेक्ट होता है, ये उनकी एनालिसिस का नाम है. देन क्लस्टर क्रिटिसिज्म है. इट फोकसेस ऑन की टर्म्स एंड देयर सिंबॉलिक एसोसिएशन का जो क्लस्टर बनता है, चाहे वो इन ग्रुप हो चाहे वो आउट ग्रुप हो, उनके अंदर सिंबॉलिक कनेक्शंस होने चाहिए, इंटरलिंक्स होने चाहिए. द मोर द कनेक्शंस आर देयर द मोर लाइकलीहुड है कि वो ज़्यादा इफेक्टिव होंगे मैसेजेस. सो उन क्लस्टर्स को एनालाइज करने का, ठीक करने का नाम जो उसे हम क्लस्टर क्रिटिसिज्म कहते हैं. देन द 13 वन जो है इसको हम आइडियोलॉजिकल क्रिटिसिज्म कहते हैं. इट एग्जामिन्स हाउ डिस्कोर्स रिफ्लेक्ट एंड रीइंफोर्सेस पावर एंड आइडियोलॉजी. सो बुनियादी तौर पे जो मैसेज होता है, वो कोई भी मैसेज जो होता है वो न्यूट्रल तो नहीं होता ना. हर मैसेज के अंदर आइडियोलॉजी होती है, पावर होती है, तासुब होता है. तो बुनियादी तौर पे आइडियोलॉजिकल क्रिटिसिज्म उन्हीं पावर्स को, आइडियोलॉजीज़ को, स्ट्रक्चर्स को जो है वो डिकोड करती है, उस पर क्रिटिक करती है. एंड देन 14 जो थेरी है जी, वो फेमिनिस्ट रिटोरिक थेरी है. इट हाईलाइट्स जेंडर, वॉइस एंड मार्जिनलाइज पर्सपेक्टिव्स इन डिस्कोर्स. जो डिस्कोर्सेज हम बनाते हैं टू परसुएड द पीपल, ज़ाहिर है उसके अंदर कुछ ग्रुप्स जो हैं वो हाईलाइट होते हैं, कुछ मार्जिनलाइज्ड होते हैं. और जो फेमिनिस्ट है वो बुनियादी तौर पे ये कहते हैं कि विमेन जो हैं वो बुनियादी तौर पे मार्जिनलाइज्ड होती हैं सोसाइटीज़ के अंदर, एंड स्पेशली इन द डेवलपिंग सोसाइटीज़. तो इन डिस्कोर्सेस के ऊपर जो क्रिटिक का नाम है, जो एनालाइज करने का नाम है, जो हाईलाइट करने का नाम है, उसे हम फेमिनिस्ट रिटोरिक थेरी कहते हैं. देन 15 जो है वो क्रिटिकल रिटोरिक है. इट फोकसेस ऑन द क्रिटिक ऑफ पावर स्ट्रक्चर्स एंड डोमिनेशन, एंड प्राइमरीली स्पीकिंग अगेन बिकॉज इट्स क्रिटिकल, तो ये जो पावर स्ट्रक्चर्स हैं उनकी जो डोमिनेंस है उनको क्रिटिक करती है. एंड देन द 16 वन इज अ विजुअल रिटोरिक. इट स्टडीज एंड एनालाइजेज और इमेजेस एंड विजुअल्स परसुएड ऑडियंस. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जिस एज में आज कल हम रहते हैं, आप रहते हैं, वो विजुअल्स की दुनिया है, वो इमेजेस की दुनिया है. तो टेक्स्ट जो है वही डिस्कोर्स जो है, ये नैरेटिव इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि जो विजुअल्स हैं दे आर सो इम्पोर्टेंट एंड समटाइम्स दे आर इवन मोर पावरफुल दैन द टेक्स्ट. तो इमेजेस किस तरह और विजुअल किस तरह लोगों को परसुएड करते हैं, दैट बिकम द स्टडी ऑफ विजुअल रिटोरिक. एंड देन द लास्ट वन इज डिजिटल रिटोरिक. This theory examines how persuasion occurs in online and digital landscapes. बिकॉज जैसे हमने यहाँ बात की, तो आजकल का जो डिजिटल लैंडस्केप है मीडिया का, चाहे वो सोशल मीडिया हो चाहे वो लेगेसी मीडिया हो, बुनियादी तौर पे वी आर लिविंग इन द डिजिटल रियलिटीज़ एंड वी आर क्रिएटिंग रियलिटीज़ एंड देन वी आर शेयरिंग दोज डिजिटल रियलिटीज़. सो उनको किस तरह स्टडी करना है, दैट बिकम द सब्जेक्ट इन डिजिटल रिटोरिक. और फिर अगर आप मैंने जो कि इस लेक्चर के अंदर जो रिटोरिकल ट्रेडिशन है, इसके अंदर कोशिश की है कि आपको बताऊं कि ये क्या है, इसकी स्ट्रेंथ क्या है, इसकी वीकनेस क्या है, इसके एप्लीकेशंस क्या हैं, देन कितनी थेरीज इसके अंदर आती हैं. अब वजाहत से हम इसको बाद में पढ़ेंगे. पहले मेरी ये कोशिश है कि मैं आपको बता सकूं कि जो टोटल कम्युनिकेशन थेरीज हैं उनको कैटेगराइज कैसे करना है. सो दीज आर सम ऑफ द रेफरेंसेस. इफ़ यू वांट टू हैव अ बेटर एंड डीपर अंडरस्टैंडिंग, तो यू कैन गो अबाउट दीज रेफरेंसेस. ये मैंने जितनी इंटेक्स साइटेशन यूज़ की हैं उनकी ये इन डिटेल स्टडीज़ है. एंड देन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन अमंग देम इज़ क्रैग आर्टी, यानी रॉबर्ट टी क्रैग. ये उनका वो आर्टिकल है कम्युनिकेशन थेरी एज ए फील्ड, जो कम्युनिकेशन थेरी में पब्लिश हुआ था. एंड दिस लेड द फाउंडेशन ऑफ द 7 ट्रेडिशंस ऑफ कम्युनिकेशन थेरी. ये वो पहला आर्टिकल था जिसने इसकी बुनियाद रखी थी. एंड देन क्रेग एंड मुलर 2007 थ्योराइजिंग कम्युनिकेशन रीडिंग्स अक्रॉस ट्रेडिशंस. फिर इन्होंने इसको थ्योराइज किया कि कम्युनिकेशन की जो ट्रेडिशंस हैं किस तरह वो ओवरलैप करती हैं और किस तरह एक ही स्टोरी को, एक ही मूवी को, एक ही ड्रामे को, एक ही डिस्कोर्स को और एक ही मैसेज को आप 7 डिफरेंट ट्रेडिशन से जब एनालाइज करते हैं और ट्राई टू अंडरस्टैंड करते हैं तो उसकी इम्प्लीकेशंस और उसके एप्लीकेशंस टोटली डिफरेंट होते हैं. तो ये था जी आज का लेक्चर रिटोरिकल ट्रेडिशन पे. मुझे उम्मीद है कि कम्युनिकेशन एज ए ट्रेडिशन के तौर पे अंडरस्टैंड करने में ये लेक्चर आपको मददगार होगा. आप इस लेक्चर्स के बारे में आपकी राय क्या है, कितनी आपकी अंडरस्टैंडिंग हुई है, आप क्या समझते हैं, अपनी राय का इजहार जो है वो कमेंट्स बॉक्स में कर सकते हैं.
अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो आप इसको लाइक करें और आप दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि उनकी भी कम्युनिकेशन थ्योरी के बारे में जो अंडरस्टैंडिंग है वो ज़्यादा थ्योरेटिकल हो सके। और अगर आपको ये लेक्चर सीरीज़ पसंद है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप हमसे जुड़ जाएं और आपको आने वाले जो रिसर्च मेथड्स, कम्युनिकेशन थ्योरी, डाटा एनालिसिस और कम्युनिकेशन पे लेक्चर्स हैं वो बर वक्त मिल सकें।